8400 करोड़। यस, एक ऐसी लिस्टेड कंपनी अभी इंडिया में लिस्ट हुई है जिसका नाम है बी लाल, जिसको कहते हैं BEML लैंड एसेट्स के नाम से। अब इस कंपनी की अगर मैं आपको लैंड वैल्यू की बात करूं तो वो अराउंड बन रही है 8400 करोड़ की। और लोकेशंस की अगर बात करूं तो वो लोकेशंस है हमारी मैसूर और बेंगलोर जैसी सिटीज के अंदर। अब इनकी अगर टोटल साइज की बात करूं तो ये है हमारा अराउंड 550 एकड़ जमीन। ये कंपनी हमारी लिस्ट हुई है BEML, जो कि इंडिया की एक डिफेंस कंपनी है। उसमें से एक कंपनी ने अपने आप को सेपरेटली लिस्ट किया है, जो भी उनकी नॉन कोर एसेट्स थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विजन है कि उनको अपने कोर बिजनेस से जितने भी नॉन कोर एसेट्स हैं उनको डीलिस्ट करना है और उनको सेपरेटली लिस्ट करके दिखाना है। और उससे कंपनी को अपनी अब लैंड वैल्यू को मोनेटाइज करने के लिए जितनी भी हमारी गवर्नमेंट PSUs हैं उनको सेपरेटली लिस्ट करके कंपनी की वैल्यूएशन पे लेके आना है। अब इस कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो फिलहाल कंपनी का कोई भी रेवेन्यू ड्राइवर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर मैंडेट की बात करें तो ये एक ऐसा मैंडेट चल रहा है कि जितने भी उनके बिग PSU कंपनीज हैं उनके अंदर उनको अब एफिशिएंसी लेके आनी है। और उस एफिशिएंसी के अंदर जो भी उनका कोर इम्पॉर्टेंट एरिया है वो ये है कि कोई भी PSU कंपनी के कोर बिजनेस के अलावा अगर कोई भी बिजनेस या फिर एक एसेट पड़ा हुआ है तो उसको वो डीमर्ज करके एक सेपरेट लिस्टेड कंपनी बनाना चाहते हैं। क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि जो कोर बिजनेस है उसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं और उससे उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्रिएशन दिखाई देगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी सही है, लेकिन ये एक ऐसे कोर बिजनेसेस हैं जिनके अंदर आपको जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा। क्योंकि ना रेवेन्यू होने की वजह से एक ऐसे लैंड एसेट्स आपको मिल रहे हैं लिस्टेड कंपनी के अंदर जिसके अंदर अभी फ्यूचर प्लानिंग शुरू करनी है उन एसेट्स को बेचने की। और मोनेटाइजेशन इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेट होती है इन लैंड वैल्यूज़ की। तो मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है और आपको अगर इस कंपनी के एसेट्स पे थोड़ा सा विश्वास है जो कि मैसूर और बेंगलोर जैसी लोकेशन के अंदर है, तो आपको एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन कंपनीज पे विचार बनाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो कंपनी की सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग हुई है। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद जब कंपनीज डिसाइड करेंगी कि इन लैंड वैल्यू को कैसे हमने मोनेटाइज करना है तो तभी कंपनी की एक वैल्यू क्रिएशन दिखाई देगी। और ये स्टॉक उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो कि एक शॉर्ट टर्म टिप के लिए मार्केट में आए हैं, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए डेड दिखाई देंगे। क्योंकि कोई रेवेन्यू विजिबिलिटी ना होने की वजह से कोई भी एनालिस्ट मार्केट का इन स्टॉक्स पे इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। लेकिन वो लोग जो कि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी में बिलीव करते हैं और उनको ये पता है कि जब भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भर के फायदा होगा, वो इन स्टॉक्स पे देख सकते हैं अपनी नज़र। क्योंकि अगर मैं आपको मोटा माटी के हिसाब से भी बताऊं, 550 एकड़ ज़मीन मैसूर और बेंगलोर जैसी लोकेशंस के अंदर होने की वजह से इतना पता चल गया है कि स्लोली एंड स्टेडली भी अगर कंपनी अपनी वैल्यू अनलॉकिंग शुरू कर दे तो कंपनी के पास बहुत मोटा कैश आ सकता है बैलेंस शीट के अंदर, जो कि वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो कि एग्जिस्टिंग लैंड को मोनेटाइज करने में लगा सकते हैं, उनको रीबिल्ड करके ऐसी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को भरपूर फायदा होगा। तो मैं भी अपने कोर पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी बेट्स ज़रूर देखता हूँ जिनके अंदर एंट्री प्राइस अभी ठीक ना हो, लेकिन ये पता है कि आप अगर धीरे धीरे इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और एक अच्छा बेट बना लें, क्योंकि जब फ्यूचर अनलॉकिंग शुरू होगी तो शायद आपको एंट्री का मौका ना मिले। और यही सबसे बड़ी लोगों के दिल में दिक्कत रहती है
कि यार स्टॉक हमारा मिस हो गया और हम इसमें अब एंट्री नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे स्टोरी का शुरू होना बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेसेस के अंदर थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूशन रहता है। लेकिन जब एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए तो आपको एंट्री का मौका भी नहीं देंगी ये कंपनीज। थैंक यू।